हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गुर्जर है। चलो कहानी शुरू करें। चैप्टर 36। ऐसा घर जिस पर उसकी आंखें टिकी थी। कोई भी ये सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था कि अनु अपने फ्री टाइम में कैसी कैसी वेबसाइट पर जाती है। अनु ने कितना भी समझाने की कोशिश की हो, पर लोगों का नजरिया उसके बारे में टोटली बदल चुका था। उसकी भोली और अच्छाई वाली जो इमेज उसने बनाई थी लोगों के सामने, वो एक ही रात में खत्म हो चुकी थी। इससे ये नतीजा हुआ कि अनु ने अपने आप को कुछ टाइम के लिए घर में बंद कर लिया और सबसे गुस्सा होने लगी। उसने ये भी नोटिस नहीं किया कि उसके लैपटॉप में जो उसकी बुक थी वो भी डिलीट हो चुकी थी। अनु के साथ साथ जो भी हो रहा था वो तान्या को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। एक टाइप से तान्या तो चाहती थी कि अनु को उसके किए के पनिशमेंट जरूर मिले। उससे इससे भी कुछ बड़ा काम करना था, कुछ ऐसा जो उसने सोचा था, जो उसे उसके घर वालों के लिए करना था। अनु को सबक सिखाना तो तान्या के बाएं हाथों की चुटकी बजाने जैसा था। तान्या के चाचा भी बहुत जल्दी ही ठीक हो रहे थे। उनकी कंडीशन ऑपरेशन के 2 दिन बाद ही स्टेबल हो गई थी। इन सब से प्रखर और तान्या जो उनका ध्यान रख रहे थे, उन्हें बहुत शांति मिल रही थी। तान्या को अपना ध्यान रखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से सिर्फ अपने चाचा का ध्यान रख रही थी। प्रखर अभी भी यही सोच रहा था कि कैसे उसकी बहन ने अनु की भोली सी इमेज बिल्कुल खराब करके रख दी। तभी वो तान्या से कहता है, दीदी, आप पापा की तबीयत काफी अच्छी है, मैं उनका ध्यान अकेले रख सकता हूँ। आप मार्केट जाकर अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो, जो भी आपको चाहिए वो ले लो। मेरे अकाउंट में अभी भी 1 लाख रुपए हैं, और अगर वो भी खत्म हो जाए ना तो कोई टेंशन नहीं है, मैं इन्हें जल्दी कमा लूंगा। आप बस अपना ख्याल रखो। तान्या उसे मना करते हुए कहती है, वो सब बाद में भी हो सकता है, पहले हमें घर के बारे में सोचना होगा प्रखर, ताकि हम वहां रह सके। तभी प्रखर को भी इस बात का एहसास हुआ और उसने कहा, हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। अब हम उस घर में नहीं रह सकते, हमें जल्दी एक नया घर ढूंढना होगा। मैं किसी एजेंट के पास जाकर उससे बात करता हूँ, आप तब तक आराम कर लो। तभी तान्या ने उससे कहा, वैसे मेरी नजर में एक घर है, पर वो सब मुझे अकेले ही देखना होगा। एक काम करो, तुम यहीं रुको, चाचा का ध्यान रखो, मैं जल्दी से वापस आती हूँ। प्रखर ने वही सवाल किया जो आपके मन में चल रहा है। उसने पूछा, दीदी, अब कहाँ जा रहे हो? प्रखर हैरान था और उसे रोकने की कोशिश करता रहा, पर वो तो तान्या थी, वो नहीं रुकी। प्रखर मन ही मन सोचने लगा, ये कहाँ जा रहे होंगे अकेले, और ये किस घर के बारे में बात कर रही हैं? मैं फालतू ही सोच रहा हूँ। दीदी वही घर देखने गई होगी, उनकी नजर उसी घर पर थी, हमारी पुश्तैनी हवेली। कुछ सालों से जिस घर पर गैर कानूनी तरीके से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था, अब समय आ गया था कि वो लोग उस घर को छोड़ दें। तान्या जल्दी अपने पुराने घर यानी कि अपने पुश्तैनी हवेली के गेट तक जा पहुंची। उसने सर उठाकर जब अपने पुराने घर को देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। तान्या ने दरवाजा खटखटाया और जल्दी दरवाजा खुल भी गया। जिसने दरवाजा खोला था वो तान्या के घर में सालों से काम कर रहा उनका एक सर्वेंट था। उसका नाम था कोमल। कोमल उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसने कहा, तुम वो छोटी सी तान्या हो ना? तान्या ने उसे सीधे पूछा, क्या बबीता घर पर है? कोमल को पता नहीं था कि तान्या वहां क्यों आई थी। उसने उसे बताया, हाँ, मेम साहब घर पर हैं। तान्या उसे साइड हटाकर हवेली के अंदर घुस गई और चिल्लाने लगी, बबीता, बबीता, बबीता। बबीता, जिसने गाउन पहन रखा था,
क्योंकि वो किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी आवाज सुनकर सीढ़ियों से वो नीचे आई। कोमल, ये कौन है जो इतना चिल्ला रही है? बबीता ने कोमल से पूछा। तभी उसकी नजर तान्या पर पड़ी, जो सीढ़ियों के पास नीचे ही खड़ी हुई थी। इस बात पर सालों पुरानी नौकरानी यानी कि कोमल क्या कहती? उसने कुछ ना कहा। बबीता तान्या को देखकर हैरान हो गई। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो, पर उसे जल्द ही एहसास हो गया कि ये सपना नहीं, ये तो हकीकत थी। तान्या की आवाज सुनते ही बबीता ने उसे देखकर कहा, तान्या तुम? बबीता की आवाज लगभग उसके गले में अटक से गई थी। आखिरी बार मैंने इस गरीब को यहां से हटा दिया था ना, अपनी हवेली से। अरे हाँ, याद आया। 2 साल पहले जब इसके चाचा को टाइफाइड हुआ था तो इसके पास पैसे नहीं थे उनका इलाज करवाने के लिए, तो कोई और चारा ना होने की वजह से तान्या हमारे पास आई थी अपनी जायदाद का हिस्सा मांगने। हालांकि मैंने इसे यहाँ से भगा दिया था, 1 रुपए भी नहीं दिया था और धक्के अलग मार दिए थे। 2 साल शांति से बीते और ये तान्या फिर से आ गई। बबीता अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे यकीन नहीं था कि तान्या इतनी जल्द वापस आएगी। उसे पता था कि तान्या उस दिन वापस जाने के लिए तो गई थी, और उसे ये भी पता था कि वो एक दिन जरूर आएगी जब उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होगा। चैप्टर 37। मैं वो वापस लेने आई हूं जो सिर्फ मेरा है। इस घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ पुलिस में ये रिपोर्ट लिखवाने की कि मैंने इससे कुछ साल पहले मरवाना चाहा था। मैंने इन पर इतनी दया की कि इन्हें सिर्फ सड़क पर लाकर खड़ा किया, जान से नहीं मारा। इन्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। हालांकि बबीता ये सारी चीजें जोर से नहीं बोल रही थी, पर वो लगातार तान्या को देखते हुए यही सब कुछ सोच रही थी। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि तान्या की याददाश्त वापस आ चुकी है और वो उसे यहाँ परेशान करने आई थी। उसने ऑलरेडी तान्या के परिवार की पूरी जायदाद हड़प ली थी, तो भला उसे तान्या से किस बात का डर था? जो तान्या का था वो सब बबीता का हो चुका था। अब तान्या के पास उसे डराने के लिए कुछ भी नहीं था। बबीता ने कोमल से डांटते हुए कहा, कोमल, क्या तुम्हें अकल नाम की चीज नहीं है? तुम ऐसे कैसे किसी अजनबी को हमारे घर के अंदर आने दे सकती हो? हमारा घर है कि कोई धर्मशाला नहीं जहां जो चाहे मुंह उठाए चला आए। कोमल ने बहुत ही सहमी हुई सी आवाज में कहा, पर मेम साहब, ये तो इस घर की बेटी या तान्या दीदी है ना? कोमल, तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। इस घर की सिर्फ एक ही बेटी है और वो है आरती। तुम ऐसे कैसे किसी अजनबी को इस घर की बेटी बोल सकती हो? अकल नाम की चीज है या नहीं? कोमल चुपचाप सहमी सी खड़ी हो गई। तान्या को बबीता के चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। तभी बबीता नीचे आई और फिर उसने तान्या से कहा, तान्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी गंदी सी शक्ल लेकर इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुलवाकर तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवा दूंगी। इससे बेहतर होगा कि तुम खुद ही चले जाओ। तभी तान्या ने उसकी बात का जवाब दिया, अच्छा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपको इतने हक दिए किसने कि आप मुझे इस घर से बाहर निकालें? हाँ? बबीता फिर से चिल्लाकर कह दिए, ये मेरा घर है, क्या इतना काफी नहीं है तुम्हें निकलवाने के लिए? मैं तुमसे फिर कहती हूँ, तुम अपनी गंदगी मेरे घर से निकाल लो और मेरा घर गंदा मत करो। निकलो यहां से। ये चीखना चिल्लाना चल ही रहा था तान्या और बबीता के बीच। तान्या के पिता के गुजर जाने से पहले बबीता बहुत दयालु, बहुत ही अच्छी और प्यार करने वाली सौतेली माँ हुआ करती थी।
पहले की प्यारी बबीता और आज की डायन बबीता में कितना अंतर था। तान्या बहुत देर से आने के लिए खुद को दोषी मान रही थी। उसे ये लग रहा था कि अगर उसकी याददाश्त नहीं जाती तो उसने बहुत पहले ये स्टेप ले लिए होते। उसे कहीं ना कहीं इस बात की गिल्ट हो रही थी कि उसने बहुत देर कर दी और चीजें अब हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तान्या ने उससे फिर से कहा, तुम्हारा घर? हाँ? तान्या ने हैरान होकर चेहरा दिखाकर बबीता से कहा, बबीता, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे सच्चाई नहीं पता कि मेरे पिता की डेथ कैसे हुई थी, मेरा खुद का एक्सीडेंट कैसे हुआ और आपने किस तरह से पूरी जायदाद अपने नाम करवाई थी? आपको सच में लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूं? तान्या का यह अवतार देखकर बबीता के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने तान्या की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तो मतलब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? बिल्कुल सही, इसलिए मैं अपना सब कुछ वापस लेने आई हूं। बबीता जोर जोर से हंसने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि तान्या की याददाश्त वापस आई है या नहीं। वो लड़की उसके लिए अब कुछ भी नहीं थी। बबीता बहुत कॉन्फिडेंट थी, चाहे जो भी हो जाए तान्या उससे वो सब कुछ वापस ले ही नहीं सकती। उसने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा, तुम्हारा सब कुछ? मैं तुम्हारे पापा की बीवी थी, तो उनकी मौत के बाद कानूनन सब कुछ मुझे ही मिलता, तो ये सब कुछ तुम्हारा कैसे हुआ? और तुम होती कौन हो? उनकी जायदाद मांगने वाले? बताओ। बबीता हंसी मजाक में ही सारी चीजें डाल रही थी। वो काफी कॉन्फिडेंट थी इस बात को लेकर कि तान्या उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, उससे कुछ नहीं वसूल सकती। उसने फिर कहा, कानून का गलत इस्तेमाल करके बबीता ने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा था जिससे तान्या अपने पापा की जायदाद पर अपना हक जता पाए। उसने बहुत सेफ गेम खेला था। डॉक्यूमेंट से लेकर के गवाहों तक सारी चीजों में बबीता ने अपना पक्ष बिल्कुल क्लियर रखा था, इसलिए उसका इस तरह से कॉन्फिडेंट होना बनता था। उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस में कहा, तान्या, तुम चाहो तो मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकती हो, मुझे कोई डर नहीं है, पर हाँ, तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि इस बात पर मैं तुम पर मानहानि का केस कर सकती हूँ। हालत तुम्हारी वैसे भी ठीक नहीं है और बिगड़ सकती है। अब तुम अपना भला बुरा तो अच्छे से जान ही सकती हो, है कि नहीं? बबीता ने पहले ही अपने लॉयर से बात करके पेपर्स तैयार करवा लिए थे जब उसने सुना था कि तान्या ने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। ये सबसे पहला काम किया था तान्या ने जब उसकी याददाश्त वापस आई थी। इस वजह से बबीता भी तैयार थी सही तरह से जवाब देने के लिए। वो तान्या को एहसास दिलाना चाहती थी कि उससे पंगा लेकर तान्या ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तभी तान्या उससे फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, मैं चाहती हूं कि आप ऐसा करें, फिर देखते हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। उसका विश्वास देखकर बबीता को अब खुद पर डाउट होने लगा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं तान्या उसका सब कुछ बिगाड़ ना दे, कहीं उसकी ये बाजी बिगड़ ना जाए। हालांकि उसने अपना डाउट अपने दिमाग में बहुत ही जल्द निकाल फेंका क्योंकि उसे लग रहा था कि तान्या उससे ज्यादा चालाक और शातिर तो हो ही नहीं सकती। बबीता फिर उसे धमकी देते हुए कहती है, मेरी बात याद रखना, मैं खुद तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। और कोमल से कहा उसने, तुम सिक्योरिटी को बुलाओ और इसे बाहर निकालो। कोमल चुपचाप वहीं खड़ी रही। बबीता ने उसे घूर कर फिर से कहा, क्या अब तुम मेरे खिलाफ खड़ी होगी? सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूं? कोमल ने डरते सहमते कहा, बिल्कुल नहीं मेम साहब। कोमल के पास सिक्योरिटी को बुलाने के अलावा अब और कोई चारा नहीं था। उसे जबरदस्ती सिक्योरिटी को बुलाना ही पड़ा। बबीता ने जो कहा था मानना तो पड़ता ही। चैप्टर 38, पुराने कचरे को बाहर फेंको। बबीता के कहने पर कोमल ने सिक्योरिटी को तो बुला लिया। सिक्योरिटी को फोन करने के बाद कोमल तान्या के इस बिहेवियर को देखते हुए प्यार से समझाते हुए कहती है, तान्या दीदी प्लीज यहाँ से आप अभी चले जाइए, सिक्योरिटी गार्ड्स आते ही होंगे।
तान्या उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और वहां से हिली तक नहीं। उसने बबीता को देखा और उससे कहा, अच्छा होगा अगर वो लोग यहाँ आ ही जाएं। यहाँ से मोटी गंदगी निकालने में मुझे उनकी मदद चाहिए होगी। ये सुनकर बबीता बहुत भड़क गई और उसे जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम मोटी गंदगी बुला किसे रही हो? इसका जवाब तुम खुद जानती हो। तान्या मुस्कुराकर मजे ले रही थी बबीता के गुस्से के। बबीता की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो वहीं खड़ी रही। आफ्टर ऑल तान्या से कैसे हार सकती थी? तान्या मेरा बिगाड़ ही क्या सकती है? हो सकता है तान्या के पास मेरे खिलाफ कुछ हो, पर उसे कोर्ट में साबित करने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? इन्हीं सारे सवाल जवाब के कश्मकश में थी बबीता। उसे अब डर लग रहा था तान्या का इतना कॉन्फिडेंट अवतार देखकर। उसने मन ही मन सोचा, इस पुश्तैनी हवेली का सब कुछ मेरे नाम है और ये छोटी सी लड़की मेरा बिगाड़ ही क्या लेगी? यही ख्याली पुलाव पकाते हुए वो सोफे पर बैठ गई और सिक्योरिटी का इंतजार करने लगी। तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां आए। मैडम, आपने हमें बुलाया? उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत पोलाइटली बबीता से पूछा। बबीता तान्या की तरफ उंगली करते हुए उनसे कहती है, इस लड़की को इस घर के बाहर निकालो और ध्यान रहे ये लड़की कभी इस घर में अंदर ना आ पाए, समझे? सिक्योरिटी गार्ड्स ने तान्या को देखा और उसे बहुत तमीज से उसने कहा, मैडम प्लीज आप हमारे साथ बाहर चलिए। तभी तान्या उनसे बहुत शांति के साथ पूछने लगी, क्या यहाँ के मालिक को पूरा हक है कि वो उस इंसान को घर से बाहर निकाल सके जो उसे बिल्कुल पसंद ना हो? तभी सिक्योरिटी गार्ड सर हिलाकर उससे कहता है, बिल्कुल, ये एक रेजिडेंशियल एरिया है और हम यहाँ तमाशा करने वालों को आने नहीं दे सकते। मैडम आप प्लीज शांति से हमारे साथ बाहर चलिए, नहीं तो सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तभी तान्या बबीता की तरफ उंगली करते हुए कहती है, एकदम सही, तो इस पुराने कचरे को इस घर से बाहर फेंको और उसमें मेरी मदद करो। बबीता उसकी बात सुनकर शॉक हो गई और वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स भी। सिक्योरिटी गार्ड्स तान्या पर बुरी तरह चिल्लाने से पहले उसकी डिमांड पर हंसने लगे और फिर चिल्लाकर कहते हैं, मैडम प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, इससे किसी का फायदा नहीं होगा, आपका तो बिल्कुल भी नहीं। बबीता मैडम ही इस घर की कानूनन मालकिन है। उनको हक है कि वो किसी को भी इस घर से बाहर फेंक सकें और फिकवा सकें। इसके लिए प्लीज आप हमारे साथ चलिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। तभी बबीता ने उससे कहा, तान्या हालांकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, पर तुम्हें अपना दिमाग फिर से चेक करवा लेना चाहिए। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है। उसे लग रहा था कि तान्या पागल हो गई है। हवेली उसकी है, उस घटिया तान्या की। उसे यहाँ से बाहर निकालने की सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, बबीता फिर से अपने ख्यालों में खो गई। तान्या फिर शांति से कहती है, तुमने कहा वो मालकिन है, इस बात का सबूत क्या है? ये हवेली मेरे पापा ने मेरे नाम की थी। मुझे नहीं पता कब इस मोटी ने इसे अपने नाम करवा लिया। आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊं तो ठीक है, पर मैं इस हवेली के कागज देखना चाहूंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। अब सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तान्या उन्हें बड़े प्यार से सब कुछ समझाते हुए कहती है, लगता है तुम दोनों यहाँ नए आए हो। मैं बताती हूँ, इस हवेली की असली मालिक थे मेरे पापा और ये मोटी औरत मेरी सौतेली माँ हुआ करती थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ही सुनकर शॉक हो गए कि ये लोग कभी एक परिवार हुआ करते थे जो आज इस बुरी तरह से लड़ाई कर रहे थे। बबीता गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। तान्या उसे बार बार मोटी औरत कह रही थी, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अपने गुस्से को कंट्रोल करके उसने कहा, तान्या मैं अब भी यही सवाल पूछ सकती हूँ कि अगर ये हवेली तुम्हारी है तो तुम्हारे पास इस बात का सबूत क्या है? तान्या मुस्कुराती है और कहती है, मुझे खुशी है आपने ऐसा पूछा। मेरे पास घर के पेपर्स हैं। आ रही बात समझ में? पेपर्स हैं। बबीता कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी।
उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, पर तभी उसे समझ में आया कि तान्या उसे बातों में फंसा रही थी और शायद ये उसकी कोई चाल थी। अगर उसके पास सच में घर के पेपर्स थे तो वो अब तक किसका इंतजार कर रही थी। ये सब सोचकर उसे पक्का यकीन हो गया कि वो जरूर अंधेरे में तीर छोड़ रही है। उसने कहा, ठीक है तो फिर दिखाओ, और अगर तुम नहीं दिखा सकती हो तो हम ये बात पुलिस पर छोड़ देते हैं। वो देख लेंगे कि किसके घर है, किसके पास पेपर्स है और कौन कानूनन मालिक है। हाँ, बबीता ने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ही बात कही और बस अब तान्या के जवाब का इंतजार था। चैप्टर 39, ये रहा सबूत। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन जरूर जाएंगे, पर अभी मैं जाकर सबूत ले आती हूँ। ऐसा बोलकर तान्या ऊपर चली गई। उसे ऊपर जाता देखकर बबीता सोफे से हकबका के उठी और चिल्लाने लगी, वहीं रुको, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा ना, वहीं रुक जाओ। तान्या सीढ़ी पर से धीरे से पलटी और उसने कहा, अरे अभी तो बताया सबूत लेने जा रही हूं, तुम्हें तो मुझसे कहा था ना। डर गई क्या अपने किए हुए गुनाहों के लिए? तान्या बबीता को चिढ़ा रही थी। आफ्टर ऑल उसका तो मकसद ही यही था, बबीता को परेशान करना। बबीता ने कहा, मुझे डर है कि तुम मेरा कुछ महंगा सामान चुरा ना लो, क्योंकि तुम्हारी हालत अभी किसी भिखारी से कम नहीं। तान्या उसे जवाब देना चाहती थी, बहुत ही जल्द मैं भी तुम्हें खुद से भी बड़ा भिखारी बना दूंगी। वो ऐसा कहना तो जरूर चाहती थी, पर उसने कहा नहीं। उसने सिर्फ ये कहा, अर्जी तुम्हें अगर डर है तो तुम बिल्कुल मेरे साथ आ सकती हो, पर तुम्हारे साथ साथ ये 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमारे साथ आएंगे। मंजूर है तो आ जाओ। तान्या इतना बोलकर मुड़कर ऊपर जाने लगी। उतने में बबीता ने फिर से पीछे से आवाज दी। चिल्लाते हुए उसने कहा, तान्या वहीं रुक जाओ। बबीता चिल्लाकर उसके पीछे भागी, पर तान्या इतनी तेजी से जा रही थी कि वो उसे पकड़ नहीं पाई। सिक्योरिटी गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्हें उनके पीछे ऊपर जाना ही सही लगा। तान्या के विश्वास और कॉन्फिडेंस को देखकर उन्हें तान्या कहीं ना कहीं सही लग रही थी। तान्या को अपने पापा के पुराने स्टडी रूम में जाना था, जो कि ऊपर सीढ़ियों की तरफ था। तान्या तुम कर क्या रही हो? बबीता वहां कुछ सेकंड देर से पहुंची। तान्या ऑलरेडी सीढ़ी पर थी और बबीता उसके पीछे दौड़ती हुई आई थी। इस वजह से बबीता उसके पीछे थी। तान्या ने उसे इग्नोर किया और एक बुक शेल्फ के ऊपर चढ़कर वहां हल्का सा खटखटाने लगी। वहां एक सीक्रेट बॉल थी। वहां से बहुत सारी धूल निकली। तान्या ने उस नकली से वॉलपेपर को हटाया और उसे हटाकर उस सीक्रेट कबर्ड में से एक बैग निकाला। बबीता ये सब कुछ देखकर टोटली हैरान थी, क्योंकि उसने ऐसा कोई सीक्रेट कबर्ड कभी नहीं देखा था। ना ही तान्या के पापा ने इस सीक्रेट कबर्ड का कभी जिक्र किया था। वो तान्या से वो बैग छीनने के लिए उसके पास आई और चिल्लाने लगी, तान्या ये बैग मेरा है, मुझे दे दो। वो हड़बड़ाई हुई थी कि कहीं तान्या अपने इस घर वाले मकसद में उससे कहीं जीत न जाए। जैसा कि तान्या ने सोचा था, बबीता बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। गुस्से में आकर उसने वो बुक शेल्फ तान्या के ऊपर गिराने की कोशिश की, पर वो अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं हो पाई। तभी तान्या सिक्योरिटी गार्ड के पास आकर उनसे पोलाइटली कहती है, इस कबर्ड में हवेली के ये प्रॉपर्टी पेपर्स रखे हैं जो मुझे मेरे पापा ने दिए थे। मुझे विश्वास है कि आज आपने जो भी देखा है उससे आप मेरा साथ देंगे, और जो मेरा है उसे मुझे वापस दिलाने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मेरी सौतेली माँ बहुत शातिर है, वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगी। अब जब उनकी सच्चाई सामने आ ही गई है तो मैं चाहती हूँ कि
आप मुझे सपोर्ट करें। तान्या ने उनसे पोलाइटली तो कहा ही, लेकिन बेचारा बनने की एक्टिंग उसने बहुत सही निभाई थी। आफ्टर ऑल उसे सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने पक्ष में जो लेना था। सिक्योरिटी गार्ड्स तान्या की बात करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हो गए। इतनी इज्जत, इतनी पोलाइटली बात की थी उसने, तो इम्प्रेस तो होना ही था। वहीं बबीता उन्हें अपना नौकर समझती थी। इन दोनों डिफरेंस में सिक्योरिटी गार्ड्स ने तान्या का पक्ष चुना। उनके मन में जो बबीता के लिए सपोर्ट था, अब वो शक में बदल चुका था। हालांकि तान्या ने उन्हें क्लियरली कुछ नहीं बताया था कि किस तरह से बबीता ने उनके जान लेने की कोशिश की थी, पर वो फिर भी समझ गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सौतेली माँ ऐसा ही करती है। बबीता गुस्से से भर गई थी और उसे ये पता था कि वो उस बैग को खोलने ही नहीं देगी, क्योंकि जब तक बैग नहीं खुलता तब तक वही सही होगा। क्योंकि अगर बैग खुल जाता तो प्रॉपर्टी पेपर्स आ जाते, और अगर वो मिल जाते तो हो सकता है बबीता अपना घर गवा बैठती। इन सारे कैलकुलेशन के बाद आवाज आई अचानक से, अरे तुम दोनों इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये झूठ बोल रही है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब मेरा है, और जो कुछ भी हुआ है उसमें गलत ये है। इतनी घटिया लड़की है ये कि इसने अपने खुद के पिता को मार डाला, और अब ये वापस आई है अपनी सौतेली माँ को मारने। बहुत शातिर है ये। अब जल्दी से इसे बाहर निकालो और ये बैग मेरे हवाले करो। बबीता ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर रौब जमाते हुए कहा। बबीता वो बैग लेने के लिए पागल हो रही थी। तभी तान्या मुस्कुराते हुए कहती है, पहले खुद सोच लो कि तुम बोल क्या रही हो। तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं निकल रहा। तुम्हें पता भी नहीं है इस बैग में है क्या, है ना? अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। तुम ये साबित करो कि ये बैग तुम्हारा है। तुम इसे बिल्कुल ले सकती हो अगर तुम इस घर की असली मालकिन हो तो। इतना कहकर तान्या ने अपनी बात रख दी। इसके बाद बबीता ने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही है बात समझ में? बबीता चिल्ला रही थी और उसकी कमजोरी उसके चिल्लाने में साफ साफ नजर आ रही थी कि अचानक उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को तान्या की तरफ धक्का दिया। मैम, आप ये बैग ओपन करिए। अगर आप सही हैं तो हम इसे अभी घर से बाहर निकाल देंगे। अब खोलिए। बबीता के इस बिहेवियर से एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स भी हड़बड़ा गए थे। ऐसे कैसे कोई धक्का दे सकता है? तुम चुप रहो, बबीता ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहा। मैं ही इस घर की असली मालकिन हूं और तुम्हारा काम है कि तुम मेरी सारी बातें मानो। मैंने कहा ना कि ये बैग मेरा है, तो तुम्हारा काम है इसे तान्या से लेना और मुझे देना, नहीं तो मैं आज तुम्हें इस नौकरी से निकाल दूंगी और देखती हूं मैं तुम्हें शहर में नौकरी कौन देगा। नौकर हो, नौकर की तरह रहो। आ रही है बात समझ में? उससे बैग लो और मेरे हवाले करो। चैप्टर 40, नाम है सपना। सिक्योरिटी गार्ड्स भी इंसान है, उन्हें भी बाकी वर्किंग लोगों की तरह सम्मान मिलना चाहिए। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि वो बबीता के यहाँ काम करने में बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और बबीता के बिहेवियर से तो बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से बबीता उन्हें ट्रीट करती थी, शायद कभी कहीं और किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता होगा। उन्होंने कहा, बबीता जी, हम कुछ करें उससे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सही है और कौन गलत। आप हमें हमारा काम मत समझाइए। और हाँ, अगर आप सही हैं तो जैसा कि आपने कहा कि आप असली मालकिन हैं, और ठीक है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से ये बैग खोलिए और ये साबित कीजिए कि आप इस घर की असली मालकिन हैं। फिर हम इन्हें यहां से बाहर निकाल देंगे, पर हमें सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर आप सच में इस घर की असली मालकिन हैं तो ये बैग क्यों नहीं खोल लेती? तान्या ने बीच में तपाक से कहा।
बबीता तान्या को चिल्ला कर कहती है। अगर उसे पता होता कि सिक्योरिटी गार्ड्स किसी काम के नहीं हैं, तो वो उन्हें बुलाती ही नहीं। पर फिर उसे कैसे पता होता कि तान्या के मरे हुए बाप का कोई सीक्रेट कबर्ड भी है घर में, जो उसे आज तक पता ही नहीं था। ये सिर्फ प्रॉपर्टी पेपर्स ही तो थे। क्या जरूरत थी उन्हें ऐसी सीक्रेट जगह छुपाने की? ये हमारे देश का कोई इंपॉर्टेंट सीक्रेट थोड़ी था, है? बबीता बहुत गुस्से में थी, पर वो जानती थी कि वो तान्या को वो बैग खोलने नहीं देगी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उस बैग में है क्या। और अगर उस बैग में प्रॉपर्टी के पेपर्स होते तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती अपनी बात के लिए लड़ना और लोगों को समझाना। और कहीं अगर प्रॉपर्टी पेपर्स में घर तान्या के नाम निकलता तो मानो आज तान्या का बबीता को घर से निकालना पक्का था। तभी बबीता तान्या पर हाथ उठाते हुए कहती है, तान्या, तुम अपने बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे संस्कार में कितनी कमी रखी है, अच्छे संस्कार दिए ही नहीं। इसीलिए आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। वो तान्या को एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहती थी, जिससे वो नीचे गिर जाए और किसी तरह से बबीता उससे वो बैग ले ले। किसे पता था तान्या उसे जल्दी एक्शन लेगी और उसके घुटने पर एक लात मारेगी। उसने जोरदार लात मारी। बबीता चिल्लाते हुए नीचे गिर पड़ी। तान्या का किक थोड़ा कमजोर था, पर फिर भी इससे बबीता का घुटना ऑलमोस्ट टूट गया था। वो भूल गई थी कि तान्या बचपन में कराटे क्लास जाया करती थी। तान्या, तू पागल लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? बबीता उस पर जोर से चिल्लाने लगी और फिर उसने देखा कि तान्या वो बैग खोल रही थी। बबीता ने किसी तरह उठने की कोशिश की। उसे दिखाई दे रहा था कि तान्या ने बैग में से एक फाइल निकाली, जिसके कवर पर रेड कलर से लिखा था प्रॉपर्टी ओनर। अचानक बबीता का गुस्सा डर में बदल गया। तान्या वो पेपर्स सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाते हुए कहती है, देखिए, इसमें ओनर का नाम लिखा है और वो है तान्या, मतलब मैं। गार्ड्स पास आकर पेपर देखने लगे तो उन्हें पता चला कि तान्या झूठ नहीं बोल रही। ये सब नकली है। मैं बता रही हूं ना, ये सब कुछ नकली है। बबीता चिल्लाते हुए तान्या के पास गई, पर तान्या ने उसे फिर से गिराने की कोशिश की। तभी बबीता ने अपने आप को संभालकर खुद को दूसरी बार गिरने से बचा ही लिया। बबीता जी, अगर आप कह रही हैं कि ये नकली पेपर्स हैं, तो आप हमें असली पेपर क्यों नहीं दिखाती? हम किसी पुलिस के चेक करवा लेंगे और कौन से असली हैं कौन से नकली ये पता भी चल जाएगा। तो आप भी दिखा दीजिए असली पेपर। मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाली। मैं तुम्हें असली पेपर नहीं दिखाऊंगी। बबीता अपने दांत पीसते हुए बोल रही थी। उसे लग रहा था कि जब तक वो पेपर्स को असली मानने से मना करती रहेगी, तब तक तान्या उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बबीता को लगा कि ये नाटक खत्म होने के बाद वो तान्या से बदला जरूर लेगी, लेकिन सबसे पहले जरूरी है अपना घर बचाना। वहीं तान्या सोच रही थी कि अब वो जल्द ही सब कुछ खत्म कर देगी। वो सिर्फ ये तमाशा करने बबीता के पास आज नहीं आई थी। उसके पास एक मोटो था, वो घर लेना जो उसका था। तभी तान्या उस पर चिल्लाते हुए बोली, मुझे लगता है कि या तो तुम्हारे पास पेपर्स हैं या तो नहीं है, और अगर हैं भी तो वो नकली हैं। अगर तुम अब भी पेपर्स नहीं दिखाओगी तो मैं इन सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलकर तुम्हें इस घर से बाहर फेंकवा दूंगी। पेपर्स दिखाओ बबीता। तभी ये बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स बबीता को देखने लगे। अब धीरे धीरे तान्या का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चल रहा था। तान्या के पापा को मारने के बाद बबीता को उस लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत सी हो गई थी। वो पहले जैसी औरत नहीं रही थी जो पैसे कमाने के लिए अलग अलग चालें चला करती थी, और इसलिए वो तान्या की इस बात से और भी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्सा हो रही थी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा असली रूप देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें दिखा ही देती हूँ। इतना कहकर बबीता स्टडी रूम से चली गई और जल्दी प्रॉपर्टी पेपर्स लेने के लिए दूसरी फाइल लेकर आई।
ये पेपर्स भी बिल्कुल तान्या के पेपर्स जैसे ही थे, बस इसमें तान्या के नाम की जगह बबीता का नाम था। अब ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स और भी कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे, आखिर इनमें से असली कौन सा है। असली पेपर्स ये हैं जो मेरे पास है। इसके पापा 7 साल पहले गुजर गए थे, जो सिर्फ ये 19 साल की थी। इसके पापा इतनी सारी प्रॉपर्टी एक छोटी सी लड़की के नाम कैसे करके जा सकते थे। बबीता उन्हें बहुत विश्वास के साथ बोल रही थी ताकि उन लोगों में से कोई भी उसे चैलेंज ना कर पाए। गार्ड को बबीता की बात में दम लगा, इसलिए अब उनका शक तान्या पर चला गया। करते भी क्या, उन्हें क्या पता था कि बबीता ने तान्या के साथ क्या किया था और तान्या किस वजह से वापस आई थी बबीता की जिंदगी में।